नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। 21 से 23 अगस्त के बीच होगा दौरा। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली पोलैंड यात्रा। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होगी उच्च स्तरीय बातचीत। इजराइल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कहा, संघर्ष विराम का है ये आखिरी मौका। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। नेतन्याहू ने बातचीत को बताया सकारात्मक। बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर दिया जोर। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों की सफलता को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सराहा। कहा, सैनिकों ने हासिल कर दिया है लक्ष्य। क्रेमलिन ने कीव के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता से किया इनकार। उधर डोनियास्क क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में रूसी सेना ने हासिल की महत्वपूर्ण बढ़त। जुलाई में हुए समझौते के बावजूद दक्षिण चीन सागर में फिर आमने सामने आए चीन और फिलीपींस। दोनों देशों के जहाजों के बीच टक्कर। चीन ने कहा, उकसाने वाली हरकत की तो भुगतना होगा अंजाम। फिलीपींस ने किया इनकार। आरोप को बताया मनगढ़ंत और बेबुनियाद। इटली के सिसिली में तूफान के बीच पार्टी करने गए पर्यटकों की लग्जरी नाव पलटी। एक की मौत। टेक एंटरप्रेन्योर माइक लिंच समेत 6 लापता। 15 को सुरक्षित निकाला गया। राहत और बचाव कार्य जारी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते पोलैंड की यात्रा पर होंगे। 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं। साल 1979 में मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। पोलैंड और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल भी पूरे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हैं। मध्य यूरोप में भारत का द्विपक्षीय व्यापार पोलैंड के साथ 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। दोनों देशों के बीच मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, कृषि, यंत्र, केमिकल, स्टील के क्षेत्र में सहयोग है। अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। In Warsaw, Prime Minister Modi will be accorded a ceremonial welcome. In addition to the talks with Prime Minister Donald Tusk, Prime Minister Modi will also call on President Andrzej Duda. Prime Minister Modi will also interact with members of the Indian community, select Polish business leaders, and prominent Indologists. He will also visit memorials that commemorate the very special episodes of Jamnagar and Kolhapur in our shared history, which I just spoke about. This historic visit in this landmark year for India and Polish relations will provide an opportunity for our leaders to review the bilateral partnership and offer guidance on enhancing this cooperation in diverse areas and also discuss regional and global issues of mutual interest. वहीं पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। 30 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यूक्रेन यात्रा होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन के जारी संघर्ष को लेकर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर जानकार उम्मीद लगा रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच संवाद के रास्ते को गतिशीलता मिल सकती है। Of Prime Minister Modi to Ukraine will provide an opportunity to hold discussions on the entire gamut of bilateral relations, ranging from economic and business linkages, agriculture, infrastructure,
health and education, pharmaceuticals, defense, culture, and people-to-people ties. This landmark visit, of course, takes place against the backdrop of the ongoing conflict in Ukraine, which will also form part of discussions. India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine, hosted by Switzerland in June this year. More than 18,000 Indian students who were studying in Ukraine were evacuated during 2022 under Operation Ganga with the help of Ukrainian and other authorities. India has provided several consignments of humanitarian assistance to Ukraine since March 2022. Financial assistance for reconstruction and refurbishment of a school, and also for training of teachers from 3 different schools has also been provided. अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने खुशी जताई कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की पड़ोसी फर्स्ट की नीति और लोगों के बीच अद्वितीय सांस्कृतिक जुड़ाव संबंधों को आगे बढ़ाता है। नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा रविवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी फर्स्ट की नीति में एक प्राथमिक साझेदार है। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत दौरे पर पहुंचे जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत जापान रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लिया। हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका की पुनः पुष्टि की। अगली खबर, इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल और हमास से गाजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौते पर बातचीत को पटरी से न उतरने देने का आग्रह किया है। दरअसल संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते मिस्र में होनी है। हालांकि जुलाई के अंत में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से शांति समझौते की उम्मीदें दांव पर लगी हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि गाजा जंग रोकने और बंधकों को वापस घर लाने का ये आखिरी मौका है। उन्होंने इजराइल और हमास से गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई समझौते पर बातचीत को पटरी से न उतरने देने का आग्रह किया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों के बाद ब्लिंकन का ये क्षेत्र का नवा दौरा है। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगोज के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि काम को पूरा कर लिया जाए। हर कोई हाँ कहे और ना कहने का कोई बहाना न ढूंढे। This is a decisive moment. अब कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे बातचीत की प्रक्रिया पटरी से उतर जाए। कोई तनाव ना हो, कोई उकसावे की कार्रवाई ना करे, इसका हम ध्यान रखेंगे। To enduring peace. ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक रही और अच्छी भावना के साथ हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि बंधकों की रिहाई के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। इससे पहले 15 और 16 अगस्त को इजराइल, अमेरिका, कतर और मिस्र के प्रतिनिधियों के बीच संघर्ष विराम को लेकर दोहा में बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम सीजफायर डील के बेहद नजदीक हैं। हमास ने मध्यस्थों से आगे की बातचीत करने के बजाय मई के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश की गई रूपरेखा को लागू करने का आह्वान किया।
दोहा वार्ता के दौरान अमेरिका ने संघर्ष विराम के लिए नया प्रस्ताव पेश किया था। हमास का कहना है कि नई शर्तें नेतन्याहू के कहने पर डाली गई हैं, जो फिलिस्तीनी संगठनों को मंजूर नहीं होगी। हमास स्थायी युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सैनिकों की व्यापक वापसी पर जोर दे रहा है। वहीं संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत इस हफ्ते मिस्र में होनी है, लेकिन जुलाई के अंत में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्राइल हानिया की हत्या के बाद से शांति समझौते की उम्मीदें दांव पर लग गई हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि गाजा संघर्ष विराम का हानिया की हत्या के बदले की कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान ने फिर दोहराया है कि वो हानिया की हत्या का बदला जरूर लेगा। हम युद्ध विराम को लेकर अच्छे इरादों वाले प्रयासों का समर्थन करते हैं। साथ ही हम हानिया के हमलावर को दंडित करने का कानूनी अधिकार रखते हैं। हम उचित समय पर इसका उपयोग करेंगे। उधर संघर्ष विराम को लेकर चल रही तमाम कोशिशों के बीच गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का अभियान जारी है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह भी बार बार रॉकेट दाग रहा है। इजराइल उसे माकूल जवाब भी दे रहा है। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मद्देनजर कई देशों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। चीन और फिलीपींस के बीच और तनाव बढ़ गया है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाज़ों को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव काफ़ी पुराना है। चीन लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जबकि फिलीपींस सहित कुछ अन्य देश इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया है। चीन के कोस्ट गार्ड ने आरोप लगाया है कि फिलीपींस के एक जहाज ने सोमवार तड़के सबीना शोल के पास जानबूझकर एक चीनी जहाज को टक्कर मार दी है। दो फिलीपीनी कोस्ट गार्ड के जहाज शोल के पास के अंदर घुस गए और चीनी कोस्ट गार्ड की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सुबह 3:24 पर चीन की एक नाव से जानबूझकर टकरा गए। फिलीपीन का यह कदम चीन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन करता है और दक्षिण चीन सागर की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। हालांकि फिलीपींस ने बीजिंग के इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टे सबीना शोल के पास चीनी जहाजों द्वारा अपने तटरक्षक जहाजों को टक्कर मारने का दावा किया है। मनीला ने इसके लिए चीन के आक्रामक और अवैध कदम को जिम्मेदार बताया है। मनीला ने कहा है कि दो तटरक्षक जहाज केप एंगानो और बगाके फ्लैट द्वीप पर तैनात कर्मियों के लिए रसद ले जा रहे थे। मनीला इन द्वीपों को पटाग और लवाक द्वीप कहता है, जबकि बीजिंग इसे नानशान कहता है। फिलीपींस ने कहा है कि केप एंगानो और एक चीनी तटरक्षक जहाज के बीच सोमवार को लगभग 3:24 पर टक्कर हुई। इसके लगभग 16 मिनट बाद उसके रक्षक जहाज बगाके को एक चीनी तटरक्षक जहाज ने 2 बार टक्कर मारी, जिसके चलते मामूली नुकसान हुआ है। Philippine Coast Guard vessels BRP Bagakay फिलीपीन तटरक्षक अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। encountered चीनी तटरक्षक ने घटना का एक छोटा वीडियो पोस्ट किया है। चीन की समुद्री सुरक्षा ने कहा है कि टक्कर में शामिल फिलीपीनी जहाज सबीना शोल क्षेत्र में प्रवेश करने से रोके जाने के बावजूद सेकेंड थॉमस शोल के पास के जल क्षेत्र में दाखिल हो गया। बता दें कि सबीना शोल स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है, जिस पर चीन, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम का दावा है। दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह समेत दूसरे क्षेत्रों को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव काफी पुराना है। चीन लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जबकि फिलीपींस सहित कई अन्य देश इसके कुछ हिस्सों पर अपना दावा करते हैं। चीन पूरे जल क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने चीन के दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन चीन इस फैसले को मानने से इनकार करता है। वहीं दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में सेकंड थॉमस शोल को लेकर तनाव कई बार बढ़ा है। बार बार विवाद के बाद जुलाई में दोनों देशों ने एक समझौता किया था। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं चला। सेकंड थॉमस शोल के अलावा सबीना शोल के पूरे हिस्से को चीन अपना बताता है।
एमपॉक्स वायरस अब अफ्रीका के बाहर भी तेजी से फैलने लगा है। स्वीडन और पाकिस्तान के बाद अब फिलीपींस में भी सोमवार को एमपॉक्स का मामला सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक इस साल फिलीपींस में मिला ये पहला मामला है। इससे पहले दिसंबर में भी इस वायरस के केस मिले थे। फिलीपींस के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीज अपने देश से कहीं बाहर नहीं गया था। मरीज में कौन सा वेरिएंट मिला है इसका पता नहीं चल पाया है। इससे पहले पाकिस्तान में शुक्रवार को एमपॉक्स के 3 केस मिले थे। तीनों मरीज यूएई की यात्रा करके लौटे थे। वहीं स्वीडन में गुरुवार को मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। अफ्रीका के बाद ये पहला मामला था। एक छोटा सा ब्रेक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको यूरोप की ओर लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तनाव और बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं हाल के दिनों में यूक्रेन काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इस सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क के इलाके पर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि इसे बफर जोन बना सके। करीब 2.5 साल से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन तनाव घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के सैनिकों ने जहां एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए कई गांवों को हथिया लिया, वहीं पिछले हफ्ते यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क में अपनी दखल को बढ़ाते हुए कई गांवों को कब्जे में लेकर वहां सैन्य कैंप स्थापित कर दिए। यूक्रेन ने अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए 2 दिन से भी कम समय में रूस के दूसरे पुल पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। इस हमले की वजह से रूसी आपूर्ति मार्ग बाधित हो गया है। हालांकि रूस अपने सैनिकों की आवाजाही के लिए अभी कुछ छोटे पुलों का प्रयोग कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क इलाके पर इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि इसे बफर जोन बना सकें। दरअसल बफर जोन 2 देशों के बीच एक खाली जगह होती है जहां किसी भी देश का कब्जा नहीं होता। कुर्स्क क्षेत्र में हमारा अभियान अब भी रूस, उसकी सेना, उसके रक्षा उद्योग और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मकसद जहां तक संभव हो सके रूस की युद्ध क्षमता को नष्ट करना और जवाबी कार्रवाई करना है। बहरहाल कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के हमलों को देखते हुए रूस ने वहां से अपने लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुर्स्क क्षेत्र से निकाले गए नागरिकों को दक्षिणी रूस के विभिन्न शहरों में पहुंचाते हुए दिखाया गया है। मंत्रालय के अनुसार निकाले गए लोगों के अंतिम समूह को सेराटो, समारा और ताम्बोव क्षेत्रों में ले जाया गया। इनमें कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक 24 रूसी क्षेत्रों में 174 स्थायी आवास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 3000 बच्चों सहित 10,000 से अधिक विस्थापितों को रखा गया है।
यूक्रेनी हमले के बाद से रूस के लिए इस क्षेत्र में 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि यूक्रेन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसका रूसी क्षेत्र पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी क्षेत्र में दखल बढ़ाने का मकसद सिर्फ रूस को बातचीत के लिए राजी करना है। दरअसल जैसे जैसे यूक्रेन को पश्चिमी रूस में आगे बढ़त हासिल हो रही है, रूस की सेना भी यूक्रेन के पूर्व में समान रूप से आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में रूस की सेना ने नए सिरे से पूर्वी यूक्रेन के कई गांवों पर अपना कब्जा शुरू कर दिया। रूस के रोस्तोव में यूक्रेनी ड्रोन के मलबे की चपेट में आकर एक गोदाम में आग लग गई। वहां डीजल का भंडारण किया गया था। उधर रूस ने कीव पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। हमले में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया गया। इस महीने रूस की ओर से कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया ये तीसरा हमला है। हालांकि यूक्रेनी वायु सुरक्षा प्रणाली की ओर से अधिकतर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए बेलारूस ने अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि सीमा पर यूक्रेनी सैनिकों की अधिकतम मौजूदगी की वजह से उन्होंने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि फरवरी 2022 के बाद से यूक्रेन में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 1940 हमले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कम से कम 166 लोग मारे गए जबकि 514 लोग घायल हुए। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक रूस ने आधिकारिक तौर पर जर्मनी से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में तोड़फोड़ की जांच करने का अनुरोध किया है। तो रूस ने जर्मनी से आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन में तोड़फोड़ हुई थी उसकी जांच करवाए। अगली खबर की ओर चलते हैं। इटली के सिसिली अपतटीय क्षेत्र में सोमवार सुबह खराब मौसम के कारण एक नौका के पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 6 लापता बताए जा रहे हैं। नौका पर विदेशी पर्यटक सवार थे। इनमें से 15 लोगों को बचा लिया गया। इस दुर्घटना में मशहूर ब्रिटिश टेक एंटरप्रेन्योर माइक लिंच लापता हैं। खबरों के मुताबिक हादसे में उनकी पत्नी भी डूब गई थी, लेकिन उन्हें बचा लिया गया है। माइक लिंच कई टेक कंपनियों के फाउंडर रहे हैं। फिलहाल वो वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तटरक्षक और अग्निशमन सेवा विभाग की ओर से एक हेलीकॉप्टर और बचाव नौकाएं घटनास्थल पर मौजूद हैं और लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। इस सब के बीच हर 4 साल में होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन सोमवार से शिकागो में शुरू हो रहा है। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति के लिए टिम वाल्ज के नाम पर आधिकारिक मुहर लगाए जाने की उम्मीद है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ने जुलाई में ही रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर आधिकारिक रूप से मुहर लगा दी थी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीनेटर जेडी वेंस के नाम की भी पिछले महीने पुष्टि हो चुकी है। वैसे तो डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस जबकि उपराष्ट्रपति के लिए टिम वाल्ज के नामों का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन आधिकारिक मुहर पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में लगनी बाकी है। और हर 4 साल में होने वाला पार्टी का ये नेशनल कन्वेंशन सोमवार से शिकागो में शुरू हो रहा है, जो 22 अगस्त तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस कन्वेंशन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। कन्वेंशन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन समेत दूसरे बड़े नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। हालांकि वक्ताओं के अंतिम नाम की घोषणा अभी होनी बाकी है। उपराष्ट्रपति के दावेदार टिम वाल्ज बुधवार की रात सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं, जबकि कमला हैरिस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। पार्टी ने इस बार सम्मेलन के लिए शिकागो इसलिए चुना है क्योंकि ये देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। आज दुनिया के कई हिस्सों में दुर्लभ ब्लू मून के दर्शन हुए।
खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है। सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। आप हमारी इस खबर को देखिए। 20 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसमान में सुपर ब्लू मून के रूप में एक दुर्लभ नज़ारा दिखा। ब्लू मून की खास बात यह है कि आज का चांद बाकी दिनों के हिसाब से 30% ज़्यादा चमकीला दिखा। इस खूबसूरत नज़ारे को लोगों ने खुली आंखों से देखा। खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है। सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। चांद को सुपर मून इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह चांद पृथ्वी से सामान्य दिनों से ज्यादा पास होता है और इसलिए आसमान में बड़ा नजर आता है। सुपर मून और ब्लू मून एक ही दिन पर होना एक ऐसा संयोग है जो कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है। सिडनी ओपेरा हाउस पर एक दुर्लभ स्टर्जन ब्लू सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण अधिकतर लोगों को शुरुआत में निराशा हाथ लगी, लेकिन चंद्रमा के बादलों के बीच से निकलने के बाद धैर्यपूर्वक इंतजार करने वालों को इसका फल मिला। सुपर मून एक ऐसी घटना है जहां चंद्रमा सामान्य से बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि इसका कक्षीय पथ पृथ्वी के काफी करीब होता है। दरअसल ब्लू मून का मतलब उसके रंग से नहीं, बल्कि ये दुर्लभ संयोग तब बनता है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है। ऐसा ही नज़ारा दिखा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के उत्तर में एक कार्गो बंदरगाह पर एक दुर्लभ सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि प्रदूषण की वजह से सुपर मून कुछ देरी से निकला, लेकिन कुछ समय बाद ही जकार्ता स्थित बंदरगाह चमकीला हो गया। साल 2024 में इसके बाद 3 और सुपर मून नजर आने वाले हैं। 17 सितंबर के दिन हार्वेस्ट मून नजर आएगा, जबकि 17 अक्टूबर को हंटर्स सुपर मून नजर आने वाला है। यह पृथ्वी के सबसे करीब से दिखने वाला सुपर मून होगा। इस साल का आखिरी सुपर मून 15 नवंबर की रात नजर आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।